वेलकम डियर रॉकर्स। आज से शुरू हो रही है एक नई सीरीज जिसका नाम है वेवार्ड पाइंस। सीरीज के पहले पार्ट की शुरुआत में स्पेशल एजेंट एस्टन को दिखाते हैं जो सेटल में अपने साथी एजेंट्स एवंस और केट की तलाश में एडायो आया है। एस्टन और उसके ड्राइवर एडायो की एक सिटी में उनको ढूंढ रहे होते हैं कि अचानक एक ट्रक उन पर क्रैश करता है और स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाती है। जब एस्टन आंखें खोलता है तो एक टाउन के हॉस्पिटल में होता है जहां पैमेला नाम की नर्स उसकी देखभाल कर रही होती है। वो बताती है कि आप वेवार्ड पाइंस नाम के एक टाउन में हैं और आपका ड्राइवर एक्सीडेंट में मारा गया। एस्टन आसपास देखकर पूछता है क्या इस हॉस्पिटल में मेरे अलावा और कोई पेशेंट नहीं है। इस पर पैमेला हंसकर कहती है कि इस टाउन के लोग कभी बीमार नहीं पड़ते। एस्टन अपनी पत्नी को कॉल करना चाहता है और अपनी चीजें मांगता है, लेकिन पैमेला कहती है कि तुम्हारी चीजें यहाँ के इंस्पेक्टर के पास है। सिएटल में एस्टन का बॉस एडम, एस्टन की पत्नी टेरेसा, इन सभी को बताया जाता है कि उसके पति का एक्सीडेंट हो गया है जिसमें ड्राइवर मारा गया, लेकिन एस्टन का कुछ भी पता नहीं चला है। अब टेरेसा परेशान होकर अपने बेटे बैन को ये सब कुछ बताती है। हॉस्पिटल में एस्टन लगातार फोन मांगता है, लेकिन हर बार पैमेला कोई बहाना करती है और उसको नहीं देती। फिर वो तंग आकर जबरदस्ती अपने आईवी ट्यूब्स निकाल देता है और अपने कपड़े पहनकर वहां से बाहर चला जाता है। बाहर सब कुछ एकदम नॉर्मल लगता है। अब चलते चलते वो एक बार के अंदर जाता है जहां बारटेंडर बेवरली उसको वहां का फोन यूज करने देती है। वो टेरेसा को कॉल करता है, लेकिन कॉल वॉइसमेल में चला जाता है और एस्टन उसके लिए एक मैसेज छोड़कर कॉल काट देता है। फिर बेवरली एस्टन को अपना एड्रेस देकर कहती है किसी मदद की जरूरत होगी तो मुझसे जरूर मिलना। एस्टन एड्रेस लेकर चला जाता है। वो रियलाइज करता है कि वेवार्ड पाइंस में जो टिड्डो की आवाज आती रहती थी वो असली नहीं है, बल्कि वो स्पीकर्स पर प्ले किए जा रहे हैं। उसको शक होता है कि इस टाउन में कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। अब अगली सुबह होटल का क्लर्क एस्टन को बाहर निकाल देता है क्योंकि वो रूम का रेंट नहीं दे पाया था। एस्टन के पास अब और कोई रास्ता नहीं होता और वो बेवरली के दिए हुए एड्रेस पर जाता है। लगता है वहाँ पर कोई नहीं रहता। जब वो अंदर जाता है तो अपने साथी एवंस की सड़ती हुई लाश देखकर बहुत ही चौंक जाता है। एस्टन तुरंत ही लोकल इंस्पेक्टर आर्नोल्ड को खबर कर देता है, लेकिन वो केस की जांच करने के बजाय उल्टा एस्टन से पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आए। एस्टन उसको सब कुछ बताता है और कहता है मुझे अपनी दूसरी साथी की भी तलाश है जिसका नाम केट है। और तब पता चलता है कि एस्टन और केट के बीच अफेयर चल रहा था, पर वो अचानक गायब हो गई है। अब दोनों की बातों के बीच एस्टन अपनी चीजें वापस मांगता है क्योंकि पैमेला ने उसको बताया था कि एक्सीडेंट स्पॉट पर मिले हुए आइटम्स आर्नोल्ड के पास हैं, पर आर्नोल्ड कहता है कि मुझे वहां पर कुछ भी नहीं मिला। अब एस्टन इंस्पेक्टर का फोन यूज करके अपने बॉस को कॉल करता है, लेकिन वो भी वॉइस मेल में चला जाता है। एस्टन के मन में कई सारे सवाल उठते हैं कि सारे कॉल्स वॉइस मेल में क्यों जा रहे हैं। फिर वो बेवरली से मिलने बाहर जाता है, पर बार का ओनर कहता है कि उस नाम की कोई औरत यहाँ काम ही नहीं करती है। एस्टन बिल्कुल परेशान हो जाता है और उस पर अटैक करता है, लेकिन वो आदमी एस्टन को मार गिराता है और किसी को कॉल करता है। एस्टन एक बार फिर हॉस्पिटल में होता है और इस बार साइकेट्रिस्ट डॉक्टर जैकिंस उसे बताता है तुम्हारे ब्रेन के एक भाग में इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, इसलिए तुम्हें अजीब अजीब विजन दिख रहे हैं और बुरे ख्याल आ रहे हैं। ये सब सुनकर एस्टन फिर से एग्रेसिव हो जाता है और चिल्लाता है कि तुम सब झूठे हो। अब पैमेला उसको बेहोशी की दवा दे देती है। फिर वो एस्टन को ऑपरेशन करने के लिए उसको सर्जरी रूम में लेके जाती है, लेकिन बेवरली ऐन वक्त पर आकर उसको बचा लेती है। फिर दोनों मिलकर पैमेला पर अटैक करके हॉस्पिटल से बाहर निकल जाते हैं और एक सिमेट्री में पहुंच जाते हैं। एस्टन के बेहोश होने से पहले बेवरली उसको बताती है तुम्हारे साथी एवंस ने यहाँ से बचने की कोशिश की थी, इसलिए उसको मार दिया गया और तुम्हारी दूसरी साथी केट यहाँ 6 महीने पहले आई थी, यानी 1999 में। ये सुनकर एस्टन और भी कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि असल में अब साल 2014 चल रहा है। एस्टन रियलाइज करता है कि असली दुनिया और इस दुनिया के वक्त में जमीन आसमान का फर्क है। जब एस्टन को होश आता है तो वो सिमेट्री से बाहर आकर टाउन में घूमने लगता है और तभी उसको एक औरत दिखती है जो बिल्कुल केट जैसी लगती है। वो अपने पति हार्लोड के साथ होती है जो कि एक छोटे टॉय शॉप का ओनर है। एस्टन छुपकर उसका पीछा करता है और उनके घर तक पहुंच जाता है। अब डोरबेल बजाने पर केट आती है, लेकिन ऐसे बिहेव करती है जैसे वो एस्टन को जानती नहीं है। फिर बाद में वो सीलिंग फैन के नीचे छिपाए हुए सीसीटीवी कैमरा की ओर इशारा करके धीमी आवाज में कहती है वे हमें देख रहे हैं। वो बताती है कि मैं 12 साल से वेवार्ड पाइंस में रह रही हूँ और इसलिए उम्र में ज्यादा बड़ी दिखती हूँ। एस्टन को विश्वास ही नहीं होता क्योंकि वो 5 हफ्ते पहले केट से मिला था। मतलब वेवार्ड पाइंस में लोग बड़ी तेजी से बूढ़े हो जाते हैं। इस टाउन का रहस्य जानने के लिए एस्टन केट से कई सवाल पे सवाल करने लगता है, लेकिन वो कहती है कि यहाँ कुछ भी सेफ नहीं है, इसलिए तुम चले जाओ। एस्टन तो केट की तलाश में यहाँ पर आया था क्योंकि वो एस्टन की बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन अब केट की बातें सुनकर वो बड़ा मायूस हो जाता है और गुस्से में कार चुराकर इस मिस्ट्री टाउन से बचने की कोशिश करता है। पर वो रियलाइज करता है कि हर 20 मिनट में वो बार बार टाउन के अंदर ही आता रहता है। लगता है वो एक कभी न खत्म होने वाले लूप में फंस गया है। वो ये देखकर हैरान हो जाता है और कार से उतरकर जंगल के अंदर जाता है कि शायद वहाँ से कोई एग्जिट मिल जाए, लेकिन जंगल के अंदर एक बड़ी कंक्रीट की दीवार होती है जिस पर इलेक्ट्रिक फेंस लगा होता है। वहाँ पर एक साइन बोर्ड पर लिखा होता है कि वेवार्ड पाइंस लौट जाओ, इस पॉइंट से आगे मौत है। फिर इस जगह का एरियल व्यू दिखाते हैं तो पता चलता है कि ये टाउन एक पहाड़ की घाटी पर है जो हर तरफ इन दीवारों से घिरी हुई है। अब एस्टन फिर से कार में यहाँ से बाहर ड्राइव करता है, लेकिन तब इंस्पेक्टर आर्नोल्ड उसको पकड़ लेता है।
उसी वक्त एक साइकिलिस्ट वहां से जा रहा होता है और वो एस्टन से कहता है कि यहाँ का पहला रूल यह है कि कभी बचने की कोशिश मत करो। इंस्पेक्टर भी उसको समझाता है कि होटल छोड़कर कभी मत जाना। अब एस्टन होटल रूम में कुछ घंटे रहने के बाद वापस बाहर घूमने लगता है। वो दोबारा उस घर में जाता है जहाँ एवंस की लाश मिली थी। ताज्जुब की बात तो यह है वो लाश अभी तक वहीं पर पड़ी है। हालांकि एस्टन ने पुलिस को इन्फॉर्म भी कर दिया था। अब एस्टन को एवंस के बूथ में एक अजीब नोटबुक मिलती है, लेकिन इससे पहले कि वो नोटबुक उठा ले, इंस्पेक्टर आर्नोल्ड उसको गन दिखाकर वहां से भगा देता है। यहाँ की अजीब तारीखों से एस्टन का तो सर चकराने लगता है और वो जल्द से जल्द अपने सवालों के जवाब ढूंढना चाहता है। वो फिर बार में जाकर बेवरली से एवंस के बारे में पूछता है। बेवरली म्यूजिक का वॉल्यूम बढ़ा देती है और एस्टन से डांस करने को बोलती है। लाउड म्यूजिक के बीच वो एस्टन को बताती है कि यहाँ के स्टूल्स के नीचे माइक फिक्स किए गए हैं, इसलिए हमें धीरे धीरे बोलना होगा। वो कहती है मैं और एवंस इस मनुष्य टाउन से बच निकलना चाहते थे और एवंस ने तो एक परफेक्ट प्लान भी बना लिया था, लेकिन एवंस पकड़ा गया और उसको मार दिया गया। एस्टन कहता है कि मैं वो नोटबुक लेकर आऊंगा। वो सीधे हार्लोड की टॉय शॉप में जाता है। वहाँ हार्लोड की पत्नी केट को अकेली पाकर वो पूछता है आखिर इस टाउन में चल क्या रहा है, पर इस बार भी केट कुछ नहीं बताती और कहती है हम पर नजर रखी जा रही है। जाने से पहले एस्टन दरवाजे पर कुछ इंस्ट्रक्शन देखता है कि बाहर जाने की कोशिश मत करो, बीती बातों को भी कभी डिस्कस मत करो और जब फोन बजता है तो उसको उठाकर बात करो। कुछ देर बाद एस्टन छुपते छुपाते टाउन के मुर्दा घर में घुसता है और एवंस की लाश के पास एक नोटबुक चुरा लेता है। वो बेवरली को नोटबुक दिखाता है जिसमें इस जगह का मैप होता है। बेवरली भी उसकी मदद करने को राजी हो जाती है और उसकी स्किन के अंदर से ट्रैकर निकाल देती है। तब पता चलता है कि इस टाउन के सभी निवासियों के शरीर में एक ट्रैकर इम्प्लांट किया गया है। फिर दोनों मार्केट जाते हैं जहाँ वे हार्लोड और केट से मिलते हैं। केट बड़ी खुश होती है कि एस्टन को एक पार्टनर मिल गई है। वो इन दोनों को अगले दिन अपने घर डिनर पर इनवाइट करती है। अगले दिन एस्टन अपना ट्रैकर होटल रूम में छोड़कर बाहर जाता है। वो अपने कुछ चीजें जंगल में छुपा देता है ताकि बचकर भागते वक्त ये चीजें काम आ सके। तभी वो देखता है कि एक आदमी दीवार के फेंस के उस तरफ किसी को शूट कर रहा होता है। एस्टन उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और बेवरली से मिलने जाता है। वो बताता है कि जब हम केट के घर जाएंगे तो हम अपना ट्रैकर उनके बाथरूम में छुपा देंगे। इसके बाद हम बचकर भाग जाएंगे और किसी को शक भी नहीं होगा। बेवरली भी मान जाती है, लेकिन काफी नर्वस दिखाई देती है क्योंकि जब एवंस ने बचने की कोशिश की थी तो वो मारा गया था। उसी रात केट के घर पर डिनर के वक्त एस्टन बाथरूम जाकर चेक करता है कि कहीं कोई कैमरास तो नहीं लगे हैं, लेकिन तभी बेवरली इन्हें अपने पास्ट के बारे में बताती है जो कि वेवार्ड पाइंस के रूल्स के खिलाफ है। फिर वो टॉपिक चेंज करने की कोशिश करती है, लेकिन लगता है केट और हार्लोड को इनके एस्केप प्लान की भनक लग चुकी है। एस्टन के लौटते वक्त ही बेवरली बाथरूम जाकर अपना ट्रैकर छुपा देती है। डिनर के बाद दोनों बाहर चले जाते हैं। बेवरली बहुत ही नर्वस होती है कि शायद वे पकड़ जाएंगे। तभी टाउन के सारे टेलीफोन्स बजने लगते हैं और कुछ ही सेकंड्स में टाउन के लोग इनको पकड़ने आ जाते हैं। एस्टन और बेवरली तेज भागते हैं, लेकिन बेवरली पकड़ जाती है। सब मिलकर उसको टाउन स्क्वायर में लेके जाते हैं जहां आर्नोल्ड और एक बड़ा ग्रुप उसका इंतजार कर रहा होता है। एस्टन पास ही एक बिल्डिंग से देखता है कि इंस्पेक्टर आर्नोल्ड बेवरली की गर्दन को काट देता है और कहता है कि अगर कोई बचना चाहता है तो उसका यही हाल होगा। फिर पता चलता है कि केट और हार्लोड ने ही बेवरली के प्लान के बारे में आर्नोल्ड को इन्फॉर्म किया था। अब एस्टन गुस्से में केट के घर जाकर उस पर इल्जाम लगाता है कि बेवरली के खून में तुम्हारा भी हाथ है। केट घबराकर बताती है कि ऑफिशियल्स ने हमको धमकाया था कि अगर हमने उनको सच्चाई नहीं बताई तो वे मुझे और मेरे पति को मार डालेंगे। वहाँ टेरेसा परेशान होती है कि एक हफ्ते से एस्टन का कुछ भी पता नहीं चला है। एस्टन का बॉस एडम सिर्फ यही कहता है कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उसकी इस रट से तंग आकर टेरेसा अपने बेटे बैन के साथ इडाओ के सीक्रेट सर्विस हेडक्वार्टर में पहुंचती है क्योंकि एस्टन सबसे पहले यहीं आया था। वो चोरी छुपे कंप्यूटर पर लॉगिन करके पता लगाती है कि एस्टन वेवार्ड पाइंस में है। दोनों वेवार्ड पाइंस जाते हैं, लेकिन वहाँ आर्नोल्ड उनको रोकता है और पेट्रोल लीक को ठीक करने के बहाने उनकी कार को खराब कर देता है। अब वेवार्ड पाइंस में एस्टन एक मिल्क ट्रक से बचने की कोशिश करता है, लेकिन उस ट्रक पर व्योमिंग का लाइसेंस प्लेट लगा होता है। जब ट्रक रुक जाता है तो वो खुद को एक मॉडर्न सप्लाई डेपो पाता है जहाँ कई कार्स स्टोर की गई हैं। ये उन लोगों की कार्स हैं जो टाउन के अंदर आने की कोशिश कर रहे होते हैं और वहाँ पर उसकी पत्नी टेरेसा की कार भी होती है जो धूल से ढकी हुई है। उसको देखकर लगता है कि ये कई साल से यहाँ पर पड़ी हुई है, लेकिन तभी आर्नोल्ड आकर उसको बेहोशी की दवा दे देता है। एक बार फिर एस्टन हॉस्पिटल में होता है और पेमेला बताती है तुम्हारी फैमिली मेरे पुराने घर में है, अब वही तुम्हारा घर होगा। एस्टन तुरंत वहाँ पर जाता है और अपनी पत्नी और बेटे को ठीक ठाक पाकर बहुत ही खुश होता है। वो उन्हें इस टाउन के बारे में कुछ नहीं बताता और तुरंत लोकल स्टेशन पहुँचता है जहाँ आर्नोल्ड और पेमेला कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं। एस्टन आर्नोल्ड पर चिल्लाता है कि तुम पुलिस नहीं क्रिमिनल हो। फिर बात हाथापाई में बदल जाती है और तब फोन रिंग बजती है। पेमेला उठाती है तो उसको कोई इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आर्नोल्ड से कहो उस आदमी को छोड़ दे। एस्टन जान जाता है कि ये दोनों यहाँ के इंचार्ज नहीं है, बल्कि इनका भी कोई बॉस है। फिर वो जंगल के बीच एक सीक्रेट जगह पर केट से मिलता है। वो बताती है कि एवंस को यहाँ देखकर मैं बिल्कुल चौंक गई थी और इससे पहले कि मैं उससे कुछ पूछ पाती उसका खून कर दिया गया था। यहाँ जिंदा रहने के लिए हमें यहाँ के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तभी बैन उसको देखकर सोचता है कि इनका अफेयर चल रहा है। वो तुरंत घर जाकर अपनी माँ को बता देता है।
फिर टेरेसा गुस्से में अपने पति को छोड़ देने का फैसला करती है। जब एस्टन घर लौटता है तो उसकी पत्नी और बेटा नहीं होते। काउंटर पर उसकी पत्नी की वेडिंग रिंग पड़ी होती है। माँ बेटा वेवार्ड पाइंस से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आर्नोल्ड उनको रोककर कहता है यहाँ से कोई बाहर नहीं जा सकता। बैन उसका विरोध करता है, लेकिन वो बैन को बुरी तरह मारता है। वो टेरेसा को भी अटैक करने जाता है, लेकिन एस्टन पीछे से उसको पकड़कर नीचे गिरा देता है। तभी बैन आर्नोल्ड की कार को स्टार्ट करता है और उसके ऊपर ही चला देता है। फिर एस्टन आर्नोल्ड को शूट कर देता है और उसकी चाबियां निकाल लेता है। एस्टन को उसके पास एक रिमोट भी मिलता है, जिससे उनके आगे का एक बड़ा दरवाजा खुलता है। अब तीनों घबराकर कार के अंदर बैठ जाते हैं और अचानक दरवाजे के पीछे से कुछ भाग कर आता है और आर्नोल्ड की लाश को खींच के लेके जाता है। एस्टन डर के मारे रिमोट से दरवाजा बंद कर देता है और वहां से निकल जाते हैं। वेवार्ड पाइंस पहुंचकर एस्टन कार को रोक देता है और बैन को शांत करता है। फिर वो टेरेसा को इस टाउन के बारे में बताता है कि यहाँ सबको ट्रैक किया जाता है, इसलिए कोई बच नहीं सकता। तभी एक आदमी आकर बैन को एक यूनिफॉर्म और लेटर देता है। उस पर लिखा होता है कि कल से बैन को स्कूल जाना होगा। वे फैसला करते हैं कि इन्हें ये गेम बड़ी सावधानी से खेलने होंगे, इसलिए वो बैन को स्कूल भेजने का डिसाइड कर लेते हैं। अगले दिन एस्टन पुलिस स्टेशन से गन चुराने जाता है, लेकिन तभी टाउन का मेयर ब्रैड कुछ फोटोग्राफर्स के साथ आता है और उसको बधाई देता है कि आज से तुम इस टाउन के नए इंस्पेक्टर हो। वो बताता है कि जब कोई किसी का खून कर देता है तो उसे मरे हुए इंसान की पदवी दी जाती है। ये वैसे तो सरासर पागलपन है, लेकिन एस्टन को उनके साथ मिलकर ये नाटक करना ही पड़ेगा। वो पुलिस स्टेशन जाकर उस जगह की जांच करने लगता है तो उसे फ्लोर पर एक सीक्रेट कंपार्टमेंट मिलता है। उसके अंदर टाउन के सभी लोगों के रिकॉर्ड्स होते हैं। एस्टन ये जानकर चौंक जाता है कि यहाँ के सभी लोग दूसरी सिटीज में रहा करते थे। यहाँ का मेयर भी कहीं और से है। इतने में पैमिला एक आदमी को लेके आती है और कहती है इसने पब्लिक प्रॉपर्टी पर अपमानजनक बातें स्प्रे प्रिंट की है, आप इसको सजा दीजिए। पर एस्टन कहता है कि मैं सबको देख लूंगा, तुम जा सकती हो। वहाँ टेरेसा और बैन उसके नए स्कूल पहुंचते हैं। वहाँ की प्रिंसिपल मैगन मेयर ब्रैड की पत्नी है। वो टेरेसा से कहती है मैं बैन का ख्याल रखूंगी, तुम चिंता मत करो। वो बैन को उसके क्लासरूम में लेके जाती है। फिर ब्रेक में वो बैन से अजीब से सवाल करने लगती है कि तुम कहाँ से आए हो और यहाँ क्या कर रहे हो। उसकी बातों से लगता है वो बैन की मेमोरी मिटा देना चाहती है। पुलिस स्टेशन में क्रिमिनल बताता है उसका नाम जॉन है और वो 2001 में वेवार्ड पाइंस में आया था। तब से वो यहाँ से बचने की लगातार कोशिश कर रहा है, पर सफल नहीं हुआ है। तभी फोन बजता है और एक औरत एस्टन को ऑर्डर देती है कि जॉन को मार डालो। दूसरी रात एस्टन टेरेसा को बताता है मुझे ब्रैड का बर्ताव बहुत बनावटी लगा। दोनों डिसाइड करते हैं कि वे ब्रैड और मैगन को डिनर पर इनवाइट करेंगे ताकि उनसे कोई इन्फॉर्मेशन पता लगा सके। अगले दिन टेरेसा स्कूल में जाकर मैगन और ब्रैड को अपने घर डिनर पर इनवाइट करती है, लेकिन मैगन कहती है हम किसी रेस्टोरेंट में डिनर के लिए मिलेंगे। फिर वे मार्केट के बीच एक भीड़ भाड़ वाले रेस्टोरेंट को चुनते हैं। उसी रात एस्टन, टेरेसा, मैगन और ब्रैड उस रेस्टोरेंट में मिलते हैं। वहाँ पैमिला, केट, हार्लोड और टाउन के कई निवासी डिनर कर रहे होते हैं। टेरेसा मैगन को रेस्टरूम में लेके जाती है और इसी बीच एस्टन ब्रैड से इन्फॉर्मेशन जुटाने की कोशिश करता है, पर ब्रैड उसको कुछ नहीं बताता। डिनर के बाद एस्टन टेरेसा को घर छोड़कर पुलिस स्टेशन जाता है और जॉन से कहता है मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। लेकिन जॉन बचकर नहीं जाना चाहता, क्योंकि आजाद होकर भी वो जिंदा नहीं बचेगा। अब एस्टन उसको जबरदस्ती जंगल के बीच उस दरवाजे के पास लेके जाता है जहां हाई वोल्टेज वाली फेंस लगी है। एस्टन जॉन से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, पर जॉन नहीं चाहता कि उसकी वजह से कोई और मुसीबत में पड़े। वो एस्टन को पास का एक पहाड़ दिखाता है जिस पर चढ़कर यहाँ से बचा जा सकता है। ये कहकर वो हाई वोल्टेज फैन से चिपक कर अपनी जान दे देता है। एस्टन की तो सांस रुक जाती है और वो बड़ा परेशान होकर घर लौट आता है। वो मन ही मन कोई प्लान बनाता है और टेरेसा को इस घटना के बारे में बताता है। टेरेसा बताती है मुझे एक जगह नई जॉब मिली है। अब एस्टन बड़ा खुश होता है कि टेरेसा ने टाउन में कुछ लोगों का विश्वास जीत लिया है। अगले दिन वो कुछ वेपन्स लेकर जंगल में जाता है और बड़ी मुश्किल से उस ढलानदार पहाड़ पर चढ़ जाता है। जब वो ऊपर पहुंचता है तो एक मिस्टीरियस ह्यूमनॉइड जैसा फिगर छांव के बीच से छुपकर उसको देख रहा होता है। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए जरूर देखिए अगला पार्ट। और अगर पहला पार्ट अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखें एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।